स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेगा डी क्लासेस। लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने ये पढ़ा था कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन भी होती है। एवरी मैक्लियोड एंड मैककार्टी ने 1943-44 में इस बात को डिस्कवर कर दिया था, बट उसी चीज को थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए दो साइंटिस्ट थे, हर्शे एंड चेज। इन्होंने 1952 में एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके थ्रू हम इस बात को अच्छे से कंफर्म कर सकते हैं कि जो डीएनए है वही जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। तो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने बैक्टीरियोफेज को सिलेक्ट किया था। तो अगेन मैं आपको बता दूं, बैक्टीरियोफेज एक वायरस है, आपको पता होगा वायरस के बारे में। तो बैक्टीरियोफेज इज ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ वायरस दैट कैन इन्फेक्ट बैक्टीरियल सेल, यानी कि वो वायरस जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है उसे हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। तो वैसे तो वायरसेस के अंदर डीएनए और आरएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं, बट उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उस बैक्टीरियोफेज को सिलेक्ट किया था जिसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने बैक्टीरियोफेज को रेडियो एक्टिव सल्फर और रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के साथ लेबल कर दिया था। अब रेडियो एक्टिविटी आपने सुना होगा, रेडियो एक्टिविटी का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस के अंदर आप कोई ऐसा रेडियो एक्टिव यानी कि रेडिएशन एमिट करने वाला मटेरियल डाल दो कि अगर आप उसको एक्सरे यूवी लाइट में देखो तो वो अलग से चमकेगा और आपको ये पता लग जाएगा कि वो चीज कहाँ पे जो है विजिबल और कहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर ली थी। आपको पता होगा कि जो सल्फर है वैसे उसका जो एटॉमिक मास है वो 32 होता है, बट रेडियो एक्टिव है तो उसका मास यहाँ पे 35 था। अब ज्यादातर अगर हम वायरस की स्ट्रक्चर की बात करें तो वायरस के स्ट्रक्चर में जो आउटर स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन का बना होता है जिसे हम बोलते हैं प्रोटीन कोट, और उसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल होता है जो डीएनए आरएनए कुछ भी हो सकता है। तो जो प्रोटीन कोट है, प्रोटीन में सल्फर प्रेजेंट होती है, जितने भी प्रोटीन हैं जो अमीनो एसिड से बने होते हैं, अमीनो एसिड में सल्फर होती है, तो इसलिए उसने प्रोटीन को लेबल करने के लिए सल्फर का इस्तेमाल किया था। और जो डीएनए है, डीएनए का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, उसमें फॉस्फेट ग्रुप था, तो डीएनए में फॉस्फोरस होती है, इसलिए डीएनए को लेबल करने के लिए उसने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लिखा। अब क्या हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने जो कलर्स है उनको रिवर्स कर दिया है। यहाँ पे जो इसका प्रोटीन कैप्सूल है उसको जैसे मैंने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया और जो जेनेटिक मटेरियल है वो रेड है। इसी तरीके से यहाँ पर जो प्रोटीन कोट है इसका वो हमने रेड से दिखाया है और जो जेनेटिक मटेरियल है उसको हमने ब्लू से दिखाया है, ताकि हम कलर्स के थ्रू डिफरेंस को क्लियर कर सकें। तो यहाँ पे जो प्रोटीन कैप्सूल है वो रेडियो एक्टिव है और यहाँ पर जो उसका डीएनए है वो रेडियो एक्टिव है। तो यहाँ पर उन्होंने 3 स्टेप्स फॉलो किए थे, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन। इन्फेक्शन का मतलब होता है कि जिस बैक्टीरियल सेल पे हम अटैक करवाना चाहते हैं हम उसके अंदर इन बैक्टीरियोफेज को डाल देंगे। अब क्योंकि बैक्टीरियोफेज एक वायरस है तो वो बैक्टीरिया पे अटैक करेगा और वो जब बैक्टीरिया पे अटैक करेगा तो उसका जो ये प्रोटीन कोट है ये बाहर रह जाएगा और अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है वो यहाँ आ जाएगा। अब तब तक ये कंफर्म नहीं था कि ये जेनेटिक मटेरियल जो है ये डीएनए है, ये आरएनए है, ये प्रोटीन है। तो अब यहाँ पे चलो, अब यहाँ पर जो अपना प्रोटीन कोड है उसको तो वो बाहर छोड़ देगा और जो जेनेटिक मटेरियल है उसको अंदर छोड़ देगा। अब यहाँ पर ये कंफर्म नहीं था कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये डीएनए है, ये प्रोटीन है। तो यहाँ पर अब क्या हुआ, जब ये जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे रिलीज कर दिया जाएगा तो इसमें एक खास बात होती है कि जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है वो बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के अंदर घुस जाता है और बैक्टीरिया को ऐसा लगता है कि उसका खुद का जेनेटिक मटेरियल है। तो जब जब बैक्टीरिया के अपने जेनेटिक मटेरियल की रेप्लिकेशन होगी साथ साथ वो वायरस के भी जेनेटिक मटेरियल की रेप्लिकेशन करेगा, यानी कि उसकी भी कॉपीज बनाएगा। तो अंदर जाकर ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये डिवाइड करना शुरू करेगा, यहाँ पर भी ये डिवाइड करना शुरू कर रहा है और जो आउटर बॉडी है वो इसकी रिमूव हो जाएगी। यहाँ पर हमने ब्लेंडिंग करी। ब्लेंडिंग करने का मतलब होता है, जैसे आपको पता होगा घर में ब्लेंडर होता है, किसी भी चीज को मिक्स करना। तो ब्लेंडिंग करने से क्या होगा, अब जो बैक्टीरिया और वायरस है वो अलग हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हो जो बैक्टीरियोफेज वायरस था वो अलग निकल गया और बैक्टीरिया अलग हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या किया गया, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को बहुत ज्यादा स्पीड पे घुमाना, मतलब लगभग 11-12 हजार रेट पर मिनट की स्पीड से घुमाना।
जब आप इतना ज्यादा स्पीड से उसको घुमाते हो तो जो चीज हैवी होती है वो नीचे बैठ जाती है और जो हल्की है वो ऊपर आ जाती है। तो जनरली जो जेनेटिक मटेरियल है यानी कि जिन सेल्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल गया होगा वो हैवी हो जाएंगे, इस वजह से वो तो नीचे बैठ जाएंगे, और जो खाली हैं जिनके अंदर कुछ नहीं है वो हल्के होने की वजह से ऊपर रह जाएंगे। तो अब क्या होगा, जब सारा एक्सपेरिमेंट होने के बाद ऑब्जर्वेशन की गई तो ये देखा गया कि इस केस में, फर्स्ट केस में जो सेल्स बने थे उन सेल्स को जब यूवी लाइट में एग्जामिन किया गया तो उनमें कोई चमक नहीं थी, कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं थी। लेकिन जो सुपर नेटेंट था, जैसे मान लो अगर ये एक्सपेरिमेंट हम एक टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया जो हैवी चीज है वो नीचे बैठ जाएगी और जो हल्की चीज है वो ऊपर आ जाएगी। तो ये जो चीज थी यानी कि जो सेल्स थे इनके अंदर तो कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं पाई गई, लेकिन जो इसके ऊपर का सुपर नेटेंट था उसमें रेडियो एक्टिविटी थी। इसका मतलब वहां पे तो सेल्स बने ही, सिर्फ हल्की चीज यानी कि खाली बॉडीज थी वो ऊपर चली गई। और इस केस में ऑपोजिट हुआ, इसमें क्या हुआ, जो सुपर नेटेंट था उसमें रेडियो एक्टिविटी नहीं थी, बट जो सेल्स बने थे उनमें रेडियो एक्टिविटी हो रही थी। तो अब यहाँ पर क्योंकि हमने डीएनए को रेडियो एक्टिविटी लेबल लिया था तो यहाँ से ये पता लगा कि जिन सेल्स के अंदर रेडियो एक्टिविटी डीएनए था उन सेल्स के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुई है और इसलिए वो सेल्स हैवी हो गए और वो यहाँ पे हमें नीचे दिखे। इनमें प्रोटीन था तो इसलिए ये सेल्स हमें यहाँ पर नहीं दिखे। तो यहाँ से ये कंफर्म हुआ कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। अब हमारा जो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है। तो चाहे कोई भी जेनेटिक मटेरियल हो, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो दोनों में कॉमन होती हैं। तो बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, यानी कि जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसमें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो सेल में जाकर अपनी रेप्लिका यानी कि अपनी मल्टीपल कॉपीज बना सके, रेप्लिकेशन कर सके। सेकेंड है स्टेबल केमिकली स्ट्रक्चर। जेनेटिक मटेरियल जो है वो स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल का मतलब ये नहीं कि थोड़ी सी भी हीट या एटमॉस्फेयर चेंज हुआ और उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल टूट गया या उसकी केमिकल नेचर बिल्कुल खराब हो गई, मतलब वो स्टेबल रहना चाहिए हर तरह की कंडीशंस में। म्यूटेशन, उसमें चांसेस होने चाहिए कि थोड़ा बहुत बदलाव उसमें हो सके जिसकी वजह से इवोल्यूशन यानी कि नई स्पीशीज भी बन सके। एंड लास्ट इज इट एबल टू एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स, की जो हमने मेंडेलियन कैरेक्टर्स पढ़े थे, डोमिनेंस पढ़ा था, मतलब वो सारे रूल्स भी यहाँ पे एप्लीकेबल होने चाहिए। अब सवाल आता है कि जेनेटिक मटेरियल आपका डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर हम अपने आसपास देखें तो मेजोरिटी में हम देख सकते हैं कि मतलब 95% या उससे भी ज्यादा ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। सिर्फ कुछ ऑर्गेनिजम्स ही ऐसे हैं, मोस्टली वायरसेस ही ऐसे हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। तो क्वेश्चन ये आता है कि डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है, कौन सा इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल है, किसमें म्यूटेशन और इवोल्यूशन होने के चांसेस जो है ज्यादा है, या कौन सा बेटर है। तो यहाँ पे मेनली जब हम बेटा बात करते हैं डीएनए और आरएनए की तो इन दोनों में 4 डिफरेंसेस आते हैं। 2 डिफरेंसेस अगर आपको याद हो तो हमने ऑलरेडी किए हुए हैं, दैट इज बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। अगर आप डीएनए की बात करो तो आपको याद होगा कि डीएनए में जो पिरिमिडिन प्रेजेंट था दैट वाज थायमिन, बट आरएनए में थायमिन की जगह यूरासिल प्रेजेंट होता है। दूसरा डिफरेंस आपको ध्यान होगा कि डीएनए में जो शुगर थी दैट वाज डीऑक्सीराइबोज शुगर और आरएनए में जो शुगर थी दैट वाज राइबोज शुगर। And if you remember, there was a difference of only one OH group in both of them. अगर आपको स्ट्रक्चर थोड़ा सा ध्यान हो तो हमने वहां पर ये देखा था कि अगर आप डीएनए देखोगे तो H/H दोनों में ही H प्रेजेंट होगा, बट आरएनए में यहाँ पे जो है एक OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इस OH ग्रुप की वजह से, क्योंकि आरएनए में एक OH ग्रुप डीएनए के कंपैरेटिवली एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है, तो जो आरएनए है वो ज्यादा लेबाइल है। लेबाइल का मतलब होता है ज्यादा एक्टिव, मोर एक्टिव। और जब कोई चीज ज्यादा एक्टिव होगी, ज्यादा रिएक्टिव होगी, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाएगी और जो डीएनए है वो ज्यादा स्टेबल है।
क्योंकि अगर कोई सब्सटेंस बहुत जल्दी किसी चीज के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इसका मतलब वो स्टेबल नहीं है, बट अगर वो इतनी इजिली रिएक्ट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो स्टेबल है। तो अगर आप इन दोनों को स्टेबिलिटी के कंपैरिजन में करो तो जो डीएनए है इट इज मच मोर स्टेबल देन आरएनए। एक हम बात करते हैं इनकी स्ट्रैंड्स की। ज्यादातर जो आपका डीएनए है दैट इज डबल स्ट्रैंडेड है, बट आरएनए जो है दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड। आरएनए में सिर्फ एक ही स्ट्रैंड होता है। इस स्ट्रैंड की वजह से भी आप ये कह सकते हो कि ये जल्दी रिएक्ट कर जाता है और ये अनस्टेबल है। एक हम बात करते हैं यहाँ पर म्यूटेशन की। कोई भी चीज है, म्यूटेशन का मतलब होता है बदलाव। डीएनए में म्यूटेशन होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, इस वजह से बहुत रेयर है कि जो डीएनए है वो नई स्पीशीज इवॉल्व करने में हेल्प करे। बट आरएनए जो है, आरएनए में म्यूटेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसका भी बेटा यही रीजन है क्योंकि उसमें एक OH ग्रुप एक्स्ट्रा है, वो ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसलिए वो बहुत जल्दी अपने अंदर बदलाव कर लेता है, इसलिए आरएनए में इवोल्यूशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए हम इसको आरएनए वर्ल्ड भी बोलते हैं। जैसे कि बच्चों हम अगला लेसन पढ़ेंगे एवोल्यूशन, तो वहां पर यही देखा गया था कि जिस समय हमारी पूरी यूनिवर्स जो है इवॉल्व हुआ उस समय ज्यादातर ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल आरएनए था, क्योंकि आरएनए जो है उसमें जल्दी म्यूटेशन होती है, जल्दी बदलाव होता है, तो वो नई स्पीशीज को बनाने में हेल्प करता है। अब क्वेश्चन आता है विच वन इज बेटर। तो आप एज इट इज ये नहीं कह सकते कि डीएनए बेटर है या आरएनए बेटर है, वो डिपेंड करता है कि आप किस पैरामीटर के अकॉर्डिंगली उनको बेटर बता रहे हो। तो अगर आप बात करते हो स्टोरेज की, कि अगर आप किसी सेल को स्टोर करके रखना चाहते हो लंबे समय के लिए, जैसे आपको पता होगा जीन बैंक्स होते हैं कि मतलब हम किसी ऑर्गेनिज्म के जर्म प्लाज्मा को स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो स्टोरेज पर्पज से अगर हम देखें तो डीएनए बेटर है क्योंकि उसमें इतनी जल्दी म्यूटेशन नहीं होती। बट डीएनए जो है वो डायरेक्टली कभी प्रोटीन नहीं बना सकता। डीएनए से पहले आरएनए बनाना होगा, आरएनए से प्रोटीन बनाना होगा, जिसे हम सेंट्रल डोग्मा भी कहते हैं। तो क्योंकि डीएनए डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बना सकता, तो आप इसको अगर आपको डायरेक्टली प्रोटीन फॉर्मेशन करानी है तो वहां पर यूज नहीं कर सकते। तो इट मीन्स अगर आपको इमीडिएटली किसी न्यू सब्सटेंस को सिंथेसाइज करना है, तो इमीडिएटली अगर सिंथेसिस करनी है तो उस केस में जो आपका आरएनए है दैट इज बेटर। तो ये डिफरेंसेस थे डीएनए एंड आरएनए में। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में जनरली पूछ लिया जाता है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। केयरफुल मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, आरएनए के डिफरेंसेस डीएनए में देते हैं, डीएनए के आरएनए। तो आपको इस चीज को बहुत ही ध्यान से करना है, अदरवाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगर आप इसको अच्छे से